हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कला की अर्थ, परिभाषा, चित्रकला, 6 अंक और कला के तत्व को। जितने भी क्वेश्चन कला के बारे में पूछे जाते हैं वो सभी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहले 1 बाय 1 करके टॉपिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करें और पीछे MCQ सॉल्व करें। और जिन्हें ये टॉपिक क्लियर नहीं है वो एक बार देखें और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम कला का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, चित्रकला के 6 अंग जिसे षडंग कहा जाता है और कला के तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कला का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है। कला किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर जो हुई है संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। यहाँ पर ये कल लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर इसे कड़ इस तरीके से भी लिखा होता है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के शब्द कड़ धातु से हुई है। थोड़ा जूम कर देती हूँ। कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसे कला को क्या कहा जाता है? आर्ट इंग्लिश में कहा जाता है। आर्ट का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा। किस समय से है? तो 13वीं शताब्दी से है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा लगाना होगा हमें 13वीं शताब्दी। तो अच्छे से याद रखिएगा कला शब्द का प्रयोग, कला का प्रयोग नहीं पूछा जा रहा है, मतलब आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित हुआ? तो प्रचलित हुआ है 13वीं शताब्दी से, मतलब पहले भी आर्ट चलती थी, ठीक है, बट प्रचलित 13वीं शताब्दी से है। नेक्स्ट है हमारा यूनान की कलाओं को क्या कहा जाता है? तकनीक कहा जाता है। तकनीक का मतलब होता है तकनीक, मतलब टेक्निक। तो यहाँ पर यूनान में कलाओं को क्या कहा जाता है? तकनीक कहा जाता है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायात्मक मतलब जो गाया जा सकता है, जिसका आशय गीत से है, वह वेद कौन सा है? वो सामवेद है, ठीक है। कला को वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में स्वीकार किया जाता था? ज्ञान के उपविधा के रूप में स्वीकार किया जाता था। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस धर्म में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ पर ग्रंथ में पूछा गया है, तो वेदों में कौन से वाले वेद में मिल रहा है? यजुर्वेद में मिलता है। कौन सी 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। 64 कलाओं का उल्लेख सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से कहाँ पर मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जा रहा है वेदों के अनुसार, तो हमें याद रखना है यजुर्वेद में मिलता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यजुर्वेद में मिलता है। और 64 कलाओं का उल्लेख सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से कहाँ मिलता है? तो वो कामसूत्र में, ठीक है। छमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है? तो देखते हैं कितने प्रकार की कलाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। 64 प्रकार की जनोपयोगी कला और 64 सुनारों की कला और 64 ही वैश्याओं की कला और 10 भेषज कला और 16 काय स्थलों की कला और 100 सार कलाएँ हैं तथा 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित है और 32 मात्सर्यशील प्रभाव मान से संबंधित है। तो समित्र की पुस्तक कला विलास में कितने प्रकार की कलाएँ हैं, कौन कौन में कितनी कितनी है, तो वो सभी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है, यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। पुस्तक आपको अच्छे से याद रखनी है। जो क्षमेंद्र की पुस्तक थी वो कौन सी थी? कला विलास इनकी प्रमुख पुस्तक है, बहुत बार पूछी जा सकी है, ठीक है। एक बार अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेंगे, आर्ट का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर इसे रिवीजन के तौर पर देखिए। अगर आपको स्लो लग रहा हो वीडियो तो 2x पर चलाकर देख लीजिए, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्राकृतिक निर्मित कला को क्या कहा जाता है? देवशिल्प या कॉस्मिक आर्ट कहा जाता है। प्रकृति द्वारा निर्मित, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकृति द्वारा। तो प्रकृति की पूजा करते हैं, एग्जाम्पल फॉर देव की ही पूजा हो गई ना, तो याद इस तरीके से हमारा रह सकता है कि प्रकृति निर्मित कला हमारी कौन सी हो जाएगी? देवशिल्प, ठीक है। कॉस्मिक आर्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और कलाकार के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? दोनों के लिए कौन सा? कला के लिए शिल्प का प्रयोग किया जाता है और कलाकार के लिए शिल्पी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। प्राचीन ग्रंथों में कला का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार में 86, प्रबंध कोश में 72, यजुर्वेद में अभी हमने देखा 64 है, कामसूत्र में 64 कलाएँ, कादम्बरी में भी 64 कलाएँ, अग्नि पुराण में भी 64 कलाएँ और शुक्र नीतिसार में भी 64 कलाएँ। तो ये याद रखिएगा, सभी में 64 है, कहीं भी पूछ दी जाए। प्रबंध कोश में 72 है,
और ललित विस्तार में तो हम बहुत ही विस्तार में चले गए तो भाई 80 क्रॉस कर गए, तो कितना हो गया 86 हो गया। प्रबंध कोश में कितना है 72 है। बाकी जो भी आती है आपने 64 लगानी है, ठीक है। यजुर्वेद, कामसूत्र, कादम्बरी, अग्निपुराण और शुक्र, ठीक है। कला शब्द के यथार्थ व प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें वहाँ पर प्रमाणिक मिलता है। यथार्थ मतलब दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमें यथार्थवादी प्रमाणिक सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। किसका? शिल्प और कला दोनों का अलग अलग प्रयोग इन्होंने किया था। वह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री थे जिन्हें यह युक्ति लिखी थी, जिसने साहित्य, संगीत, कला वहीन मनुष्य मानो बिना पूंछ और सींग के एक पशु है, ऐसा इन्होंने भर्तृहरि ने कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये युक्ति किसकी है? भर्तृहरि की है। भोग क्या है? किसी भी कला आकृति की रचना का मूल आधार भोग तत्व कहलाता है। जैसे कविता में प्रयुक्त शब्द, चित्र में प्रयुक्त होने वाले रंग, मूर्ति रचना की सामग्री, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर आदि, ये सभी क्या है? भोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। कला किसे कहा जाता है? कला जो होती है सामान्य रूप से कुशलतापूर्वक किया जाने वाला कोई भी कार्य कला कहलाती है, ठीक है। तो जो भी आप कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हो उसे कला ही कहा जाता है, चाहे वो आप किचन में काम कर रहे हो या फिर आप आर्ट कोई बना रहे हो, ठीक है। विषय वस्तु किसे कहते हैं? भोग तत्व रूप बनकर कृति के विषय वस्तु का स्थान ग्रहण करती है। अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? रूप के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक क्या होता है? भाव, विचार अथवा अनुभूति। भाई हमें देख के पता चलना चाहिए बंदा हंस रहा है या रो रहा है, वो हमारे भाव विचार है। उन्हें देखकर हमें अनुभूति होती है कि ये जो हम पेंटिंग देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, कोई मूर्ति देख रहे हैं कि वो हंस रही है, रो रही है, किस तरीके की उन्होंने उसमें कलाकारी की गई है। कला वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाता है? 2 प्रकार में किया जाता है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला किसे कहा जाता है? जिनमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है। कला का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन से होते हैं? ललित और उपयोगी। याद कर लीजिए, ललित और उपयोगी होते हैं। ललित कला किसे कहा जाता है? जिसमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मतलब जितने भी मन में जो भाव है उसे अलग अलग तरीके से जो हम व्यक्त करते हैं, कभी हम नृत्य करके, कभी गा कर, कभी चित्र बनाकर, कभी मूर्ति और स्थापत्य के द्वारा जो हम अपनी कलाएं अभिव्यक्त करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? ललित कलाएं हो जाती हैं। तो ललित कलाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। हीगल का कला वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है? हिगेलियन क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? याद रखिएगा, उन्होंने काव्य कला को प्राथमिकता दी है। हीगल के अनुसार सबसे निम्न कला कौन सी मानी है? उन्होंने वास्तुकला को सबसे निम्न स्थान पर रखा गया है। और ये आपको क्रम अच्छे से याद कर लेना है, मतलब बिल्कुल ही याद कर लेना है, ठीक है। कलाओं की विशिष्टता के अनुसार कलाओं की विशेषता के अनुसार हीगल ने इसे क्रम में रखा है। देखिए किस क्रम में रखा है इन्होंने। सबसे पहले वरीयता उन्होंने काव्य को दी है और सबसे अंतिम में उन्होंने वास्तुकला को रखा है। तो काव्य के बाद संगीत, संगीत के बाद चित्र, चित्र के बाद में मूर्ति, मूर्ति के बाद में उसकी वास्तुकला, ठीक है। उपयोगी कला किसे कहते हैं? जो कलाएं मानव में व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती हैं, जैसे कि बढ़ई हो गई, छपाई होगी, पोस्टर होगी, ये सभी हो गए। अब देखिए ये याद रख सकते हैं, उपयोगी जो भी वस्तुएं हम करते हैं, जैसे आप भी अभी बैठ के बेंच पर, टेबल पर या किसी पर भी बैठकर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये यहाँ से याद रखिएगा। उपयोगी कला में क्या है? जैसे ही किसी भी कार्य के लिए जो किया जाता है, बढ़ईगिरी करेगा, कुछ बनाएगा, छपाई करेंगे, ठीक है, वो भी कोई कार्य हो रहा है और किसी के लिए हो रहा है। मतलब अब छपाई का ये हो जाएगा कि पोस्टर छपवाने हैं, हमें किसी प्रचार के लिए ही छपवाने होगी। बढ़ईगिरी अगर कार्य कर रहा है तो कुर्सी बनानी होगी, मेज़ बनानी होगी, जो भी उसे बनाना होगा तो वो भी उपयोग के लिए ही बना रहा होगा। देखिए ललित कलाएं एक ऐसी होती हैं जो अपने मन के भाव अभिव्यक्त करते हैं। उसका इससे संबंध नहीं है कि हमारा उससे कोई बिजनेस चले या किसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने मन के भाव है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती हैं कौन कौन सी? 2 कलाएं हो गई, ललित और उपयोगी। ललित कलाएं कितनी है? 5 प्रकार की हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। हीगल के अनुसार आपको क्रम याद रखना है अच्छे से, ठीक है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उपयोगी कला।
ठीक है। जितनी भी भौतिक आवश्यकता वे देखिए वही तत्व निकल कर आ गया है। जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उन्हें उपयोगी कला ही पूरा कर सकती है। किन कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं कहा जाता है? जो उपयोगी कलाएं हैं इन्हें उदार कला कहा जाता है। स्थिर तथा गतिशील कलाएं कौन सी है? स्थिर तथा गतिशील कलाएं हैं। स्थिर कलाएं चित्र जो है मूर्ति तथा वास्तु मतलब स्थापत्य है, इन्हें देश सापेक्ष भी कहते हैं। तथा गतिशील कलाएं नृत्य तथा काव्य है, इन्हें कला सापेक्ष भी कहते हैं। ठीक है। दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं का आवश्यक तत्व क्या है? संतुलन है। दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई दृश्य कला है या प्रदर्शन कला है, संतुलन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दृश्य तथा श्रव्य कलाएं कौन सी है? तो दृश्य श्रव्य कलाएं क्या है? जिन कलाओं में संवेदन श्रवणेन्द्रियां द्वारा ग्रहण किए जाने और उन्हें श्रव्य कहा जाता है। मतलब देखिए जो हम कानों से सुन सकते हैं वो श्रव्य हो गया। काव्य क्या क्या? काव्य अथवा गीत एवं वाद इसी कोटि की कलाएं हैं। तथा जिन्हें कलाओं में नेत्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है वो हमारी कौन सी कलाएं हो जाती है? वो दृश्य होती है। जैसे कोई भी पेंटिंग देख रहे हैं तो वो एक दृश्य कला हो गई, और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो हमारी श्रव्य कला हो गई। ठीक है। अब कला की डेफिनेशन देख लेते हैं जो बार बार बहुत पूछी जाती है। कला सत्य की अनुकृति है, तो याद रखिएगा सत्य की अनुकृति है। यहाँ से कोड वर्ड से याद रखिएगा। अनुकृति अगर आता है शब्द तो आपको प्लेटो लगाना है। कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है। तो मतलब जो कला है, जो सत्य हमने भाव रूप में देखा है। अनुकृति मतलब होता है किसी भी चीज़ की नकल करना। जैसे सपोज दैट आपने कोई पंछी, पशु या कोई पेड़ देखा जो आपको बहुत प्रिय लगा और आप एक आर्ट के रूप में उसे उभारना चाहते हैं, तो आपने वो सत्य देखा, वो पेड़ है वहाँ पर, और उसे आपने देखा और उसे एक पोस्टर पर बना दिया। तो वो आपने क्या किया? एक जो सत्य था उसकी नकल करके आपने उस पोस्टर को बना दिया। ठीक है। उसमें पोस्टर में छाप दिया। तो ये क्या हो गया? कला सत्य की अनुकृति है। किसने कहा है? प्लेटो में। अगर आप ज़्यादा अच्छे से याद करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, जैसे कि अभी बहुत सारी क्राफ्टिंग भी चलती है। ठीक है। ये मानिए आप एक प्लेट है, ठीक है, सपोज दैट ये प्लेट है, आपको कोई पेंटिंग अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपने एक बाहर देखा जाके जो नेचुरल था, तो नेचुरल में जैसे आपने देखा कि एक फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही क्यूट सी लग रही है, उसमें से कली अभी खिलती ही जा रही है और आसपास पत्ती है, वो आपने देखा, आपने कहा ये इसमें होनी चाहिए। तो प्लेट में आपने क्या किया कि यहाँ पर एक फूल पत्ती लगा दी। ठीक है। ये आपने कलर पेंट उठाया और आपने अपने इसमें कारीगरी कर दी। तो आपने क्या किया कि जो सत्य देखा था आपने उसे प्लेट में उतार दिया। तो ऐसे आपको याद रह सकता है कि प्लेटो सत्य की अनुकृति है। ठीक है। तो किसने कहा है कला सत्य की अनुकृति है? प्लेटो। आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं या डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर दिमाग में रखिएगा, वरना कोई बात नहीं। कला अनुकरण है। अब बात आ जाती है कला अनुकरण है किसने कहा? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ठीक है। महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला है, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसने कहा? गेट। अब देखिए भाई, महान लोगों के बड़े बड़े गेट हुआ करते हैं और उसे बंद करना सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कहाँ पर? महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना, कि भाई उनके बारे में वर्णन करना। देखिए ये एक तरीके का मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, अगर ठीक लगे तो याद रखिएगा। ठीक है। महान सत्य की प्रकृति मतलब महान लोग हैं जो बहुत बड़े 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 से जाइएगा, यहाँ ऋषि मुनि मत लीजिएगा, बड़े जाइए जैसे कि बिल गेट्स हो गए। ठीक है। तो वहाँ उनका जो घर है वहाँ पर सत्य की प्रतिकृति के लिए वहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस गेट को ओपन करना, ठीक है, और ऑफ करना। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पर महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। किसने कहा है? गेट। मतलब महान लोगों को गेट को ओपन ऑफ करना ही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। तो ये ट्रिक की तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो कुछ भी देव शिल्पों की प्रतिरूप अनुकृति है वह शिल्प है कौन सी? शतपथ है। ठीक है। शिल्प है कौन सी? शतपथ है। तो सत्य के पथ पर हमेशा देव चले और राक्षसों ने उपद्रव बनाया है। तो जहाँ पर देव शिल्पों की बात आ जाती है तो वहाँ आपने क्या कर देना है? शतपथ कर देना है। ठीक है। तो शतपथ जो सत्य के पथ पर चले हैं वो कौन है? देव और शिल्प है। ठीक है। आप पूरी डेफिनेशन पर एक बार निगाह डाल लीजिएगा। जो कुछ भी देव शिल्पों के प्रतिरूप है या अनुकृति है वह शिल्प है। किसने कहा है? ये शतपथ ने कहा है। कला जो है वो बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? क्रोचो। ठीक है। बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। किसने कहा है? भौतिक सत्ता को हीगल ने कहा है। ठीक है। जहाँ भौतिक सत्ता की बात आती है वहाँ आपको क्या करना है? हीगल। मतलब जो भौतिक है वो हमारी हकीकत है। ठीक है। तो भौतिक, ठीक, वैसे पारलौकिक अलौकिक तो वैसे भी नहीं दिखता, जो हमें भौतिक है वही दिख पाता है, तो वो हमारी क्या है? एक हकीकत है। तो हीगल कर सकते हैं। भौतिक सत्ता जहाँ भी आती है वहाँ आपको हीगल अटैच कर देना है। ठीक है। अपने भावों की
क्रिया रेखा, अपने भावों की क्रिया रेखा रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उसे या सुनने वाले के मन में भाव जग जाए। तो टॉलस्टॉय, तो यहाँ पर मैंने तो इसे याद कर रखा है एक तरीके का। टॉलस्टॉय मतलब छोटे छोटे बच्चों के टॉय होते हैं ना, तो उनके मन को जब भी वो देखते हैं ना तो उसमें एक उनकी खुशी का भाव हो जाता है। ठीक है, बच्चे बोलने लगते हैं, जैसे उनका मनपसंद टॉय है तो एकदम से अजीब अजीब ध्वनियाँ निकालेंगे, खुश हो जाएंगे और हाव भाव प्रकट करते हैं कि ये मुझे चाहिए और मुझे ये दे दीजिए। तो यहाँ से टॉलस्टॉय जो है, टॉलस्टॉय एक हिसाब का आप टॉय समझिए। तो टॉय जो है यहाँ पर जब देखते हैं बच्चे तो उनके मन में भाव जगते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तरीके तरीके के रंग देखते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। टॉलस्टॉय अगर आता है तो वहाँ पर मन के भाव की बात कर रही होगी, रेखा रंग ध्वनि की बात की जा रही होगी। तो ये कोड वर्ड आप याद रखिएगा, पूरी डेफिनेशन आपको याद रहेगी, आप पहचान लेंगे और टिक कर देंगे। अपने भाव की क्रिया रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भाव जागे। किसने कहा? टॉलस्टॉय ने। कला एक अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? रस्किन ने कहा है। अभिव्यक्ति किसने कहा है? रस्किन ने। ठीक है, अभिव्यक्ति से याद रखिएगा। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। अब देखिए, जब कल्पना की अभिव्यक्ति कहा जाता है तो वो क्या होती है? एक शैली होती है। ठीक है। दमित कलाओं या वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जिन दबा लेते हैं, ठीक है, तो वो एक हिसाब से धुआं धुआं करके हम उड़ा ही देते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप क्या होती है? कला है। ठीक है, जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु या उपयोगी गुण की सुंदरता आ जाती है वह कला कौन सी कहलाती है? तो श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एक ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है, अनोखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम यहाँ पर अच्छे से टिक कर सकेंगे। श्याम सुंदर, सुंदरता को देखा आपने, कौशल को देखा, गुण देखा, जो जो सभी के सभी कृष्ण में विद्वान है। एक सेकेंड। ठीक है, जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कला कहा जाता है। आह्लादक रंजक स्वरूप है, हर्बर्ट रीड ने कहा है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। बहुत पूछा जाता है, एक फ्रॉइड की, हीगल की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, बाकी भी एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे जयशंकर प्रसाद ने भी दी थी, मैथिलीशरण ने भी दी थी। निश्चय के अनुसार तो एक बार पूछ ही दी गई है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं बोल देती हूँ, आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, नहीं तो एक बार सुन जरूर लीजिए। ठीक है, देखिए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार एक उन्होंने डेफिनेशन दी थी ईश्वर की मैं पूरी लिखूंगी नहीं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जरूर कीजिएगा। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वह कला है। तो यहाँ पर जब भी कर्तव्य शक्ति की बात आ जाए, ठीक है, तो शिव और शक्ति हमेशा दोनों साथ रहते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन भी दी गई है, ये किसने दी है? जयशंकर ने दी है। तो शिव और शक्ति दोनों एक साथ होते हैं। शंकर जी का नाम ही क्या है? शिव, और ये है शक्ति। तो यहाँ पर आपको कर्तव्य शक्ति कोड वर्ड दिख जाता है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी डेफिनेशन। ईश्वर के कर्तव्य शक्ति के संकुचित रूप को हमको बोध के लिए मिलता है, वह कला होती है। अब नेक्स्ट हमारी एक और है मैथिलीशरण गुप्त जी। देखिए मैथिलीशरण जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैथिलीशरण जो है इन्होंने कहा है अभिव्यक्ति कुशल शक्ति, अभिव्यक्ति जो है वो कुशल शक्ति ही तो है, कला है, और अपूर्ण कला की आपूर्ति है। तो यहाँ पर मैथिलीशरण जी हैं, तो ये देखिए, किसी की शरण में जाते हैं हम, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम किस में जाते हैं? किसी की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोड वर्ड में अगर अपूर्ण मिलता है, और जब हमारे अंदर अपूर्णता है तभी तो हम गुरु के पास जाएंगे या भगवान के पास जाएंगे, शरण मांगेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है? मैथिलीशरण से हम अपूर्ण की ट्रिक बना सकते हैं। तो कोड वर्ड में अगर आपको अपूर्ण दिखाई देता है तो मैथिलीशरण आप टिक कर सकते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन पूरी सुन लीजिए। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और है इंपॉर्टेंट, जो नीचे है। नीचे की पूछी जाती है। ठीक है, नीचे जो दार्शनिक है, इन्होंने कला जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम कहा है। नीचे से आप याद रखिएगा, नहीं भाई, कड़वा हमें नहीं खाना। ठीक है, कड़वा नहीं खा सकते हैं। तो जीवन के जितने भी कड़वे अनुभव हैं, ठीक है, जितने भी कड़वे अनुभव, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। तो ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि कड़वे अनुभव, तो नीचे क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर जितने भी कड़वे अनुभव हैं उनसे हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए कड़वे।
ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे कला का वर्गीकरण क्या है। अभी कला का वर्गीकरण नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसे दृश्य कला कहते हैं जिस चित्र में मूर्ति, स्थापत्य और नए वर्ग दिए गए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा निम्न एवं उच्च कलाएं क्या है। पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी एवं आभूषण को निम्न कलाएं तथा वस्तु मूर्ति में चित्र को उचित कलाएं कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूप के आधार पर अंकित सादृश्य चित्रों को क्या कहा जाता है, तो विद कहा जाता है। अब हम ताल देख लेंगे, ताल भी पूछे जाते हैं। मानव में अगर साधारण है तो वह 8 ताल से हम मेजर कर लेते हैं और उत्तम में 9 ताल होती हैं। भयानक में 12 ताल का प्रयोग करते हैं, राक्षस में 16 ताल का और कुमार में 8 ताल का और बालक में 5 ताल का प्रयोग किया जाता है। अब ये ताल का मतलब समझिएगा, जो भी कोई भी मनुष्य है, ठीक है, वेट बन गया, ओके। तो ये जो मनुष्य है इसका जो हम मेज़रमेंट करते हैं, तो जो साधारण मनुष्य है यहाँ पर अपनी एक हथेली को रखिएगा, ऐसे ये नाप लीजिएगा हथेली से, ऐसे पंजा अपना हाथ का रख के, 1 ताल हो गया, 2 ताल हो गया, 3 ताल हो गया, इसी तरीके से ये हथेली रख कर देखते जाइए। तो ये जो साधारण है वो 8 ताल का हो गया। भयानक जब भी हम कोई भी बनाते हैं तो वो 12 ताल का है। राक्षस में हमेशा 16 तालों का प्रयोग किया जाता है, कुमार में 8 ताल का और बाल में 5 तालों का। तो ये तालें आपको याद रखनी है, ठीक है। सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं। 2 प्रकार के चित्र माने गए हैं। रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनने वाले होते हैं। दूसरे आ जाते हैं धूमिल अर्थात सूखे चूर्णित रंगों से भूमि पर बनाए जाते हैं। तो 2 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं। शास्त्रों की सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं, तो 2 प्रकार के। एक तो हो गया भाई गीले रंगों से बनने वाले चित्र और दूसरे आ जाते हैं सूखे व चूर्णित पे। तो याद रखिएगा, एक गीला और एक सूखा। भारतीय कला की प्रमुख विशेषता क्या है। एक तो कल्पना प्रियता, हमने कल्पना की और हमने उसे ड्रॉ कर दिया। एक अंतः प्रतिकृति का अंकन, अंतर मन में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उस प्रतिकृति का हमने अंकन कर दिया। धार्मिकता का अंकन करते हैं हम, ठीक है, ये भी एक विशेषता है। और आदर्शवादिता, बहुत सारे महापुरुषों को हमने आदर्शवादी ही दिखाया है। अलंकारिकता एक श्रेष्ठ आ जाती है। आकृतियाँ तथा मुद्राएं, कोई किस आकृति में बैठा हुआ है, कोई किसी आकृति में बैठा हुआ है। प्रतीकात्मक मतलब हमने एक प्रतीक के रूप में बना दिया, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी एरो से हम समझ लेते हैं ना कि हमें लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये प्रतीकात्मक हो गया। रेखा प्रधान तो अपनी शैली है ही यहाँ पर, तो रेखा बहुत ही जरूरी है। तो रेखा एक प्रमुख विशेषता है। छाया प्रकाश है। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, सामान्य पात्र और नामवहीनता और साहित्य पर आधारित है। तो टोटल कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है, ठीक है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, तो सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला का महत्व है। हमारे समाज में कला की भूमिका मुख्यतः है वस्तुगत, कैसी है, ऑब्जेक्टिव है। संस्कृति क्या सूचित करती है, मानसिक विकास को सूचित करती है। किसे सूचित करती है, मानसिक विकास को। तो मानव मन को सुंदर और प्रांजल बनाता है, कौन बनाता है, कला बनाता है। प्राचीन भारतीय कला की विशेषता थी धार्मिकता। प्राचीन भारतीय चित्रकार जिस दृष्टि से अंकन करता है उसे क्या कहा जाता है, योगी दृष्टि। भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है, चेतन अवचेतन जगत का समन्वय दिखाई देता है इसमें। साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, प्रतिमा तथा चित्र चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, प्रतिमा तथा चित्र चाहिए। भारतीय कला में आकर्षण क्यों है, अलंकारिकता से है, ठीक है। भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई, कल्पना के आधार पर विकसित हुई है। भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, भारत की कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान है प्रतीक का। भारतीय कलाओं में आकृति तथा मुद्राओं को आदर्श रूप में किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, शास्त्रीय नृत्य से प्रदान किए गए हैं। चित्रकला के कितने अंग हैं, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। चित्रकला में 6 अंग होती है। षडंग में कितने हैं, तो 6 का दिया गया है, 6 लिम्ब ऑफ आर्ट है। अब देखते हैं आगे, जो षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, जयमंगला में मिलता है। सर्वप्रथम किस में मिलता है, जयमंगला में मिलता है। भारतीय चित्रकला का मर्म को समझा जा सकता है किसके द्वारा, षडंग के द्वारा समझा जा सकता है। कामसूत्र की टीकाकार कौन है, मतलब कामसूत्र के जो टीकाकार हैं वो कौन है, यशोधर पंडित है। षडंग क्या है, वात्सायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका, जयमंगला। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो जयमंगला में 6 अंगों का उल्लेख किया गया है।
षडंग किसने लिखा, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट इनका ये क्वेश्चन है। षडंग किसके द्वारा लिखा गया है? यशोधर पंडित के द्वारा लिखा गया है। और षडंग है क्या? षडंग एक वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका है। ठीक है, कामसूत्र के तृतीय अध्याय का टीका जयमंगला में यशोधर पंडित के आलेख में कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। अब ये भेद कौन कौन से हैं? रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इसे तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए या इसे रख लीजिएगा। कितने हैं? 6 है। रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, इनका क्रम लगाने को पूछ दिया जाता है, इसलिए क्रम इसका आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लीजिए जो आपको सही लगे। रूप, भाल, सा, वर्णिका। ठीक है, रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम, ये इनका पूरा सूत्र है। अगर यही सूत्र याद कर लीजिए तो इससे भी आपका क्रम बन जाएगा। ठीक है, सादृश्य, वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम नामक सूत्र कहाँ से लिया गया है? जयमंगला से लिया गया है। चीन के शिल्पाचार्य जिन्होंने षडंग लिपि सिद्ध किया है वो कौन है? शीहो है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। चीनी के शिल्पाचार्य जिन्होंने षडंग लिपिबद्ध किया है वो कौन है? शीहो है। ठीक है, रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। किसके? रूप भेद के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक सत्य होता है, वैणिक होता है, नागर होता है और मिश्र होता है। कौन कौन से होते हैं? सत्य होता है, वैणिक होता है, नागर होता है और मिश्र होता है। ठीक है, प्रमाण क्या है? प्रमाण जो भारतीय कला में समानुपात से तात्पर्य है प्रमाणी से। ठीक है, प्रमाणी मतलब सिंपल तौर पर समझिए किसी भी चीज़ की माप। अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई तथा शरीर रचना किसके अंतर्गत आता है? प्रमाण के अंतर्गत आता है। माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृति को कितने भागों में बांटा है? 8 में बांटा है। शुक्राचार्य ने पुरुष आकृतियों को कितने प्रकार का माना है? तो 5 प्रकार का माना है। नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। ठीक है, तो शुक्राचार्य ने पुरुष आकृति को कितने प्रकार का माना है? 5 प्रकार का माना है। एक तो नर है, एक तो क्रूर है, फिर असुर है, वामन है और कुमार है। आदर्श मनुष्य आकृतियों के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? नवताल जो है ये प्रमाण निर्देशित हुआ है। प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण निर्धारण में ताल एक क्या है? सिर है। एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? एक ताल बराबर होता है 12 अंगुल। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? सिर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को निम्न में से संबोधित किया जाता है। किससे? प्रमा से। अनुपात को किससे संबोधित किया जाता है? प्रमा से किया जाता है। भाव क्या है? भाव कहते हैं आकृति में भंगिमा को भाव कहा जाता है। भाव कला को देता है, क्या अभिव्यक्ति देता है। भाव का किससे घनिष्ठ संबंध है? तो रस से घनिष्ठ संबंध होता है। शास्त्रों में रसों की निष्पत्ति मानी जाती है, स्थायी भाव मानी जाती है। रस का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। रस का सिद्धांत जो दिया गया था वो भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। आरंभ में भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? तो आरंभ में इन्होंने 8 रस बताए थे। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने रस हैं? तो वर्तमान में और पहले में याद रखिएगा, पहले 8 थे, उसके बाद में वर्तमान में कितने हो गए हैं? 9 रस हो गए हैं। भाव है भारतीय चित्र की आत्मा है। देखिए, किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक क्या होता है? भाव सहायक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके भाव। रस और उनके भाव कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार में भाव होता है रति का। ठीक है, हास्य में कितना है? हास्य में हास का आपको सही से याद रहेगा। करुण में शोक का भाव होता है। जब भी हम बात करते हैं वीर की तो वीर में हमेशा उत्साह रहता है। देखा होगा हमेशा वीर आपको उत्साहित और मोटिवेटेड दिखाई देते होंगे। रौद्र में क्या है? रौद्र क्रोध आता है। भयानक में भय, विभत्स में घृणा, ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपका मन अजीब हो जाए। ठीक है, वो विभत्स या घृणा कहलाती है। आगे आती है अद्भुत। अद्भुत से आश्चर्य है। शांत, निर्वेद। ठीक है, ये रस याद कर लीजिए, भाव याद कर लीजिए। रस के कौन कौन से भाव हैं? तो श्रृंगार में रति है, हास्य में हास है, करुण में शोक है, वीर में उत्साह है, रौद्र में क्रोध है, भयानक में भय, विभत्स में घृणा, अद्भुत में आश्चर्य और शांत में निर्वेद है।
लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना जो है बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। लावण्य क्या है? बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में लावण्य के विषय में क्या कहा है? मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाले गुण लावण्य है। ठीक है, इसका हम श्लोक देख लेते हैं। मुक्ता फलेषु चा यायास्तर लत्व मिर्वांत्रा प्रतिभांति यंदगेषु तल्लावण्य मिहोचते। श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से। आगे है सादृश्य। सादृश्य में क्या है? इसमें जो है किसी भी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाना क्या कहलाता है? सादृश्य कहलाता है। मतलब समान चीज दर्शा दी जाती है। ओके। भारतीय कला में शरीर रचना हेतु प्रधान रूप में किन उपमानों का प्रयोग किया जाता है? स्तर के लिए याद रखिएगा। स्तर के लिए अंडा आकृति इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो स्तर मुख आकृति कैसी होती है? अंडाकार। ठीक है। चंचल मुख आकृति हमेशा पान की बनती है और प्रसन्न नेत्र खंजन पंछी के समान होते हैं। विलासी नेत्र हमेशा परवल दिखाई देते हैं और फाक के समान योगी के दिखाई देते हैं। और योगी का कान ऊं की आकृति जैसा होता है और आदर्श कान गिद्ध की जैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर विलासी नेत्र जो है वो परवल की फाक की तरह दिखाई देते हैं। योगी का कान ऊं की आकृति का बनाया जाता है। ठीक है। और आदर्श कान गिद्ध की आकृति का बनाया जाता है। ठीक है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुख की आकृति अंडाकार है। ठीक है। स्थिर मुख की। वर्णिका भंग में भारतीय चित्रकला के षडंग में कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? वो वर्णिका भंग ही है। ठीक है। वर्णिका भंग किसे कहते हैं? नाना वर्णों में सम्मिलित भंगिमा को कहा जाता है वर्णिका भंग। चित्र में षडंगों की सबसे कठिन साधना होती है वर्णिका भंग। प्रमुख वर्ण क्या है? 5 प्रकार के हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला। ठीक है। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला। कलागत तत्व कौन कौन से होते हैं? चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान और पोत है। ठीक है। कितने हैं? 6 तत्व माने जाते हैं कलागत के। अंतराल है, रेखा है, आकृति है, वर्ण मतलब रंग होता है, तान और पोत होता है। पोत मतलब होता है धरातल। ठीक है। और अंतराल का स्पेस मतलब होता है, आगे डीप में पढ़ते हैं। अंतराल कहलाता है चित्रकार का 2 आयामी क्षेत्र। देखिए अंतराल कैसा होता है बार बार पूछा जाता है। तो अंतराल जो होता है वो 2D होता है। याद रखिएगा अंतराल कैसा होता है? चित्र का 2 आयामी कार्य क्षेत्र होता है, मतलब 2D। दृश्य कला के अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान से है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाती है? अंतराल कहलाती है। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? केवल एक बिंदु रखने से सक्रियता वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, वहीं हमारी निगाह ठहरने लगती है। ठीक है। किस प्रकार के क्षेत्र में विभाजन से अंतराल की सक्रियता आती है? असम विभाजन से आती है, जिसे एसिमेट्रिक कहा जा सकता है। तो विभाजन के दौरान में सक्रियता आती है। ठीक है। प्रभावशीलता अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? आकृतियों के मध्य दूरियों को छोड़कर। एक ये आकृति है, एक ये आकृति है। हमें पता चलना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो गैपिंग होनी चाहिए। इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती हैं? तो वृत्ताकार जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही है। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों के अंतराल को निम्न में अंतराल को किन किन नामों से जाना जाता है? सम्रांगण, सूत्रधार के, भूमि बंधन, अभिलाषार्थ, चिंतामणि के स्थान, निरूपण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान। ठीक है। धरातल और अंतराल क्या है? अंतर क्या है इन दोनों में? धरातल में और अंतराल देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का धरातल कहलाता है, जिसपे हम चित्र करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अब इससे समझ जाइएगा। देखिए ये जो हमने कैनवास बनाया है ये तो हमारा हो गया धरातल। ठीक है। ये पूरा धरातल हो गया। अब यहाँ पर जो पेंटर है, ठीक है, ये पेंट से ये जो बनाने वाला है यहाँ पर, ये नीचे बना दिया। यहाँ पे जो पेंटिंग बनाने वाला है ये पूरा इसका ये जो कार्य क्षेत्र है, कितने कितने में इसने अपनी पेंटिंग बनानी है, जैसे इसने ये हाथ से खींच लिया और यहाँ पर इसको अपनी पेंटिंग मेंशन करनी है, तो ये हो जाता है उसका कार्य क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है। तो धरातल मतलब पोत होता है, वयन या कह सकते हैं टेक्सचर। तीनों नामों से पूछा जाता है, 3 हो, 4 हो, देव भी हो, याद कर लीजिएगा। धरातल, वयन, टेक्सचर और पोत 4 नाम हो जाते हैं। अंतराल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जो पेंटर है वहाँ पर अपनी पेंटिंग करने वाला है। ओके।
सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूप से युक्त अंतराल सक्रिय होता है, शेष अंतराल सहायक अंतराल होता है। अब इस चीज़ को भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि ये हमारा कैनवास है, तो यहाँ पर जो मुख्य आकृति हमें बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया है, कोई भी बच्ची जो है वो खेल रही है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है, ये हमारी कैसी हो जाती है, मुख्य आकृति हो गई, ठीक है। तो ये बच्ची जो है ये खेल रही है अपने, और लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये बच्ची जो है फिर वो है भी यहीं पे। तो इसके पीछे जो हम छोटा सा घर बनाएंगे, पेड़ पौधे बनाएंगे, तो वो हमारे सब सहायक हो जाएंगे। और सक्रिय जो होता है, जो अभी इस टाइम ये सामने आपको कैनवास पर बड़ी सी बच्ची दिखाई दे रही है। जैसे आप लोग सेल्फी लेते हैं, पीछे का ब्लर सा कर देते हैं ना, तो वही एक तरीके का है कि एक मेन चीज़ पर फोकस किया जाता है तो वो सक्रिय हो गई और पीछे के सब सहायक हो गए। कहीं भी किसी भी जगह आप अच्छी जगह घूमने जाते हो तो पीछे का आप व्यू जरूर लेते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया है प्राचीन ग्रीक वासियों यूनानियों ने किया है। किसके द्वारा किया गया था? ये यूक्लिड यहाँ पर संबंधित है। स्वर्णिम आयत सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतराल से संबंधित है। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्ण अनुपात का नियम क्या है? याद रखिएगा, ये नियम आपको याद रखिएगा। इसका अनुपात क्या होता है? 3:5:8:13, ठीक है। तो यहाँ पर 3:5:8:13, ओके। यहाँ पर जो है आई थिंक यहाँ पर कोई मैथमेटिक लॉजिकल सा लग रहा है। तो 5 में जब 3 में हम 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। अब इसमें और जोड़िएगा 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर 3 जोड़िएगा 8 हो जाएंगे। 8 के बाद में हो जाते हैं 9, 10, 11 और 12, 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देख लीजिए, 5 2 हो गया, 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 जुड़ गया, 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 5 जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 5 और चलिए अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। मुझे लगा शायद कोई लॉजिक होगा और होगा, जिन्हें मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया है? दृष्टिगत क्षयवृद्धि के आधार पर किया है। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं अंतराल कहा जाता है। अच्छे अंतराल क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है, अर्थात खाली स्थान, ठीक है। यह अच्छे अंतराल कहलाता है। मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो स्वविभक्ति का। अंतराल में रेखा की कौन सी 3 स्थितियां संभव है? एक तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व कर्णवत। चित्र सृजन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता किसकी पड़ती है? तो भाई हमें पता ही है, जब तक धरातल नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा। अब आते हैं रेखा। रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, ठीक है। कला भाषा में निरंतर गतिशीलता बिंदु का प्रयोग किस रूप में स्वीकारा जाता है? रेखा के रूप में स्वीकारा जाता है। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक सरल होती है और एक वक्र होती है। सरल में क्या होता है? किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा, किसी बिंदु से हम एक ही दिशा में खींचते रेखा, तो वो क्या कहती है? सरल रेखा कहलाती है, ठीक है। वक्र रेखा क्या होती है? यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए तो उसे वक्र रेखा कहा जाता है। खींचने की दिशा बदल जाए तो उसे वक्र रेखा कहा जाता है, ओके। स्केचिंग का क्या होता है? स्केचिंग तथा ड्राइंग में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। स्केचिंग और ड्राइंग में क्या अंतर है? देखो, शीघ्रता से जो हमने कर दिया, सामने कोई बैठा हुआ है मेट्रो में या गाड़ी में और आपने स्केचिंग सर्च करके उसे दिखा दी, देखिए भाई मैंने आपकी ये बनाई है, तो ये स्केचिंग हो गई, ठीक है। चित्रांकन किया जाता है जिसे स्केच कहा जाता है, मतलब शीघ्रता से करने वाला। और स्थिर मन में सभी आवश्यक विवरण अंकित करना ड्राइंग कहलाता है। जब हम बैठ के अंदर से जो भी भाव आ रहा है सारी चीज़ें ड्राइंग कर रहे हैं, या कोई देख के पेंटिंग कर रहे हैं ड्राइंग, तो बड़े स्तरीय मन से आराम से कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग। बाह्य रेखा तथा सीमा में क्या अंतर है? किसी भी आकृति की बाहरी रेखाओं की बाह्य रेखा कहा जाता है, बाहरी रेखाओं को बाह्य रेखा कहा जाता है, और आकृति के समान उभरे हुए स्थानों को रेखा द्वारा समीपबद्ध करने की रेखा को सीमा रेखा कहा जाता है। वॉश ड्राइंग किसे कहा जाता है? आकृति में कहीं कहीं तुलिका द्वारा रंग के पतले वॉश लगाकर आवश्यक विवरणों तथा सीमाओं को रेखा द्वारा अंकित करने में मिश्रित पद्धति वॉश ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? रेखा का है। चित्र रेखा जो है आकृति को आकृति को रूप देती है,
चित्र में रेखा जो है रूप देती है। हमें पता चल गया ये ट्रायंगल है, हमें पता चल गया ये स्क्वायर है, ये हमें पता है राउंड है। तो इस तरीके से जो रेखा है वो आकृति देती है, प्रभाव पैदा करती है तथा चित्र को उभारती भी है। भारतीय चित्रकला में अंग के साथ महत्व है रेखा का है। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण का प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? रेखा इसकी एक प्राचीनतम विशेषता रही है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन की शैली की विशेषता है, तो बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। रेखा प्रधान रही है अजंता में, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्राग ऐतिहासिक जितने भी हैं रेखा चित्र अधिक बनाए गए हैं। चित्र में प्राण आता है तो प्राण के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल जो है लय, रंग और रेखा, फिर भी इनमें से पूछा जाता है बार बार तो रेखा लगा दिया जाता है, लेकिन सभी हैं इसमें प्राण लाने के लिए सभी होते हैं। लय होनी चाहिए, रंग होनी चाहिए और रेखा होनी चाहिए। चित्र में धरातल के कितने आयाम होते हैं? बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चित्र में धरातल के 2 आयाम होते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चित्र धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो 2, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह होती हैं? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। मोनालिसा तो हम सभी को पता ही है 3D पेंटिंग है, ओके। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखाएं यहाँ पर यूज़ की जाती है। समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? जो एक ही दिशा में चली जाए, ठीक है। बढ़ाई गई हो 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती हैं तो वो जाके हमारी कैसी होती है? तो सड़क के 2 किनारे आप देख सकते हैं सफ़ेद पट्टी जाके सीधी चलती चली जाती है। अब एंड ऑफ द पॉइंट बन जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चलती चली जा रही है। असमांतर रेखाएं क्या होती है? एक ही दिशा में बढ़ी गई रेखाएं और आगे जाके मिल जाती हैं, तो वो होती है जब 2 सड़कें एक साथ मिल रही होती हैं तो वो बीच में जाके लाइनिंग मिल जाती है, तो वो हमारी असमांतर हो गई, ठीक है। स्वतंत्र रेखा पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कांडस्की के द्वारा, कांडस्की इससे संबंधित है। देखिए स्वतंत्र रेखा पद्धति से कौन संबंधित है? तो कांडस्की, याद रखिएगा कौन है? कांडस्की है। स्मृति रेखांकन क्या है? किसी भी वस्तु या प्रकृति उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए के आधार पर यथावत चित्रण करना है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केचिंग कहलाता है। हैचिंग क्या होता है? रेखावर्तना कहलाती है। वर्तना कहलाती है हैचिंग। हैचिंग क्या कहलाती है? रेखावर्तना। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं हमेशा महत्वाकांक्षा को शो करती है। हमेशा देखिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा, जरूर भगवान सुन ही लेगा। कुंडलित रेखाएं क्या होती हैं? कुंडलित रेखाएं लयात्मक रेखाएं होती हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उसमें लय होनी चाहिए। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर्णवत रेखाएं क्या है? व्याकुलता को दर्शाती है। अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? एक्सियल शेडिंग कहा जाता है। अनुभूत रेखाएं किसे कहा जाता है? अनुभूत रेखाएं वो होती है जो किसी बिंदु और मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहा जाता है। चित्र में वक्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं लय एवं गति। क्षैतिज रेखाएं क्या है? विश्राम की प्रतीक होती है। आकृति में क्या है? आकृति जो होती है शेप, किसी तरीके का दिया जाने वाला शेप हो गया। कला की समस्याओं के आधार पर आकृति के भेद जो रहे हैं, एक तो सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। आप देख लेते हैं। वर्गाकार आकृति किस भाव का प्रतीक है? कठोरता का, ठीक है। और निरंतरता और गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार का है? तो वृत्त माना जाता है। वृत्त मतलब गोला होता है, राउंड शेप। ऊर्ध्वामुखी त्रिभुज प्रतीक होता है किसका? ऊपर की गति का। केश पर्वत, सर्प लहरें आदि रूप में किस प्रकार की रेखा बनती है? लहरदार रेखाएं बनती है। आकृति में रचना किस तत्व से नहीं होती है? अंतराल से नहीं होती। आकृति की रचना किस तत्व से नहीं होती है? आकृति की रचना अंतराल से नहीं होती है। किस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती है? अमूर्त नहीं होती है। इनमें से कौन सा तत्व आकृति से संबंधित नहीं है? काल। रूप किसे कहा जाता है? वह स्थान है जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण होता है, रूप कहा जाता है। अवावयव भार संतुलन की दृष्टि से रूप में कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक सिमेट्रिक होता है, एक असिमेट्रिक होता है। तो यहाँ समझ लीजिए, सिमेट्रिक वो होता है जिसे हम 20 से डिवाइड करें और दोनों पार्ट में अलग अलग समान भागों में डिवाइड हो जाए, उसे कहा जाता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम कहें ई-सिमेट्रिक की बात, तो हम एक हिसाब से कैटल ले लेते हैं। कैटल एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका। तो ये रहा, ठीक है। तो ये कैटल है या जिनका चिराग, कुछ भी समझ लीजिएगा। अगर इसे 20 से काटेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं कटेगा। एक तरफ इसका मुंह चला गया इस साइड और एक तरफ चला आया इसका हाथ था, तो इस तरीके से हमारा ये एसिमेट्रिक हो जाता है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया, अगर स्क्वायर को काटोगे तो दोनों बराबर भागों में कट जाएगा। किसी भी रचना के प्रमुख 2 तत्व होते हैं, रूप और स्थान होता है। इनमें से कौन सा
रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। कोलाज एक रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। स्थिर मुख आकृति होती है एक अंडाकार। चंचल मुख आकृति पान की आकृति मानी जाती है। प्रसन्न नेत्र खंजर मंची के समान होती है। योगी कान जो है वो किस तरीके का है, ऊँ की आकृति का, जो हम पढ़ आए हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ड्राइंग क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और जो अंकन करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है क्या? आइडेंटिटी ड्राइंग। जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति का वर्णन करता है उसे कहा जाता है क्या? आइडेंटिटी ड्राइंग। मतलब मैंने देखा वो लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, और मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। उसकी जो आँखें थी बहुत अच्छा था, बाल उसके बहुत लंबे थे। इस तरीके से जो चर्चा की जाती है इसे आइडेंटिटी ड्राइंग कहा जाता है। अंकन किसे कहते हैं? अंकन जो होता है पेंसिल, पेन या किसी अन्य माध्यम में सहायता से पट पर चित्र बनाना कहा जाता है अंकन। यांत्रिक अंकन क्या है? यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल के आधार पर किया गया अंकन क्या कहलाता है? यांत्रिक कहलाता है। यंत्रों में खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। प्रमाण की दृष्टि से भारतीय चित्रकारों ने कितने प्रकार के रूपों का वर्णन किया है? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक, मतलब 5। ठीक है, माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृति में कितने भागों में बांटा है? 8 में बांटा है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक सिर है। ठीक है, लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? प्रमाण को कहा जाता है लॉ ऑफ रिलेशनशिप। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में सिर को बांटा गया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अभी देखा था हमने, किस में मिलता है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है? रंग द्रव्य प्राप्त करने का साधन है। रंग क्या है? प्रकाश का गुण एवं प्रकाश की संपत्ति है। रंग क्या है? प्रकाश का गुण या प्रकाश की संपत्ति है। रंगों की तकनीकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? ह्यू कहा जाता है। याद रखिएगा, इसकी जो टेक्निक लैंग्वेज होती है इसमें रंगों को कहा जाता है ह्यू कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है और सबसे कम कंपन युक्त वर्ण जो होता है तरंग दैर्घ्य इसकी होती है लाल की, और कंपन इसमें सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग लंबाई तथा सबसे अधिक कंपन युक्त कौन सा होता है? तो वो बैंगनी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बैंगनी होता है। अमेरिकी चित्रकार मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? उनके अनुसार जो संख्या है वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है काले व सफ़ेद रंग माने जाते हैं, अवर्णीय माने जाते हैं, तटस्थ रंगों में भी आते हैं। काले, सफ़ेद और ग्रे ये तटस्थ रंगों में आते हैं। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, ये हमारे इंद्रधनुषीय रंग है। 7 रंगों के एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है रंग चक्र कहा जाता है। प्राथमिक रंग है ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे प्राथमिक रंग, और जो मिश्रण से बनाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी रंग कहा जाता है। प्रकाश में प्राथमिक रंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। ठीक है, कौन सा होता है? लाल, नीला और हरा। पदार्थ में मूल रंग या प्राथमिक रंग नीला, लाल, पीला हो गया। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के रंग है हरा, बैंगनी और नारंगी। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल ने कितने रंगों के चक्र को प्रदर्शित किया है? तो 8 रंग के चक्र को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कहीं कहीं हमें 24 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रंगों में मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? पीला एवं लाल जो है उसे नारंगी रंग उससे बन जाता है, पीला एवं लाल से। ठीक है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? लाल रंग जो होते हैं वो सर्वाधिक सामंजस्य को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा। ठीक है,
कौन सा रंग ठंडा रंग होता है? जो शीतल रंग में गिना जाता है वो नीला और हरा है। ठीक है, शीतल रंग आ जाता है नीला। और लाल रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा होता है। ठीक है, कौन सी रंग में अधिक भार होता है? तो गर्म रंग में अधिक भार होता है। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाते हैं? भूरा प्लस नीला मिला दोगे तो काला रंग बन जाता है। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? कत्थई प्लस नीला। ठीक है, किस किस रंग को मिलाने से रंग ग्रे बन जाता है? तो हम जानते हैं काला प्लस सफ़ेद मिला दीजिए। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, श्यान मेजेंटा, येलो और ब्लैक। भारतीय झंडों में प्रयुक्त चक्र का रंग कौन सा होता है? नेवी ब्लू होता है। भारतीय तिरंगे के चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? निरंतरता गति का प्रतीक है। भारतीय चित्रकला में रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का। किसी चित्र में एक ही रंग में विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है एक वर्णीय रंग योजना कहलाती है। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तान है। लाल रंग के प्रकाश में कौन सी रंग की वस्तु काली प्रतीत होती है? हरे रंग की वस्तु जो है वो काली प्रतीत होती है। बॉडी कलर क्या है? श्वेत मिश्रित रंग है। वस्तु द्वारा प्रकाश में अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? रंगहीन अर्थात काली दिखाई देती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें कौन कौन सी हैं? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, ग्रीन, पीला, नारंगी और लाल है। सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है? आभा रंग कहा जाता है। रौद्ररस का रंग लाल होता है। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है। बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। गर्म रंग कौन से होते हैं? लाल होता है, पीला होता है और नारंगी होते हैं। और ज़्यादातर गुस्से में सभी लाल ही पीले हो जाते हैं। ओके, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं, रूपों तथा रंगों द्वारा। किस वैज्ञानिक ने बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है? 1670 में आइजैक न्यूटन ने बताया था। प्रिज्म का आविष्कारक कौन है? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ही थे। ठीक है, कौन? आइजैक न्यूटन। हम किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं? किसी वस्तु में विकर्ण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रॉड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर जाती है। इससे कोई भी वस्तु है वो दिखाई देने लगती है। तो ये बात की जा रही है आँख में जो प्रेजेंट होते हैं रॉड्स और कोन की। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? मनोवैज्ञानिक आधार पर नीली, पीली, लाल और हरी होती हैं। ठीक है, द्वितीय रंगतें किसे कहा जाता है? मुख्यतः रंगों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं, रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें द्वितीयक रंगतें कहा जाता है। जैसे लाल प्लस पीला नारंगी, पीला प्लस नीला हरा, लाल प्लस नीला बैंगनी कलर बनाता है। ये द्वितीय रंगतें आ जाती हैं। तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। एकाकी वर्ण योजना किसे कहते हैं? एक ही रंगत में विद्यमान का संयोग कहलाता है एकाकी वर्ण योजना। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? उनका मान खत्म हो जाता है, इसीलिए रंगों को ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। विरोधी वर्ण योजना किसे कहते हैं? वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी कहे जाते हैं। जैसे हरे का विरोधी लाल, नारंगी का नीला और बैंगनी का पीला। प्रकाश की मात्रा में सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। ठीक है, प्रांग के अनुसार तृतीय रंगतें कौन सी होती है? सिल्टन, रेसेट, ऑलिव। नारंगी प्लस हरा से सिल्टन बनता है, नारंगी प्लस बैंगनी से रेसेट बनता है, हरा प्लस बैंगनी से ऑलिव बनता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा दिमाग में भी और कॉपी में भी। ठीक है, रंगत किसे कहते हैं? रंग की प्रकृति को, जैसे पीलापन, हरापन आदि रंगतें कहलाती हैं। अक्षपटल में पार्श्व में कौन सी 2 सूक्ष्म तंबु ग्रंथियां होती है? रोड्स तथा कौन होती है? काले एवं सफ़ेद दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियां होती है? रॉड्स के द्वारा होती है। ठीक है, शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? क्रमशः सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। वर्ण शून्यता क्या है? जहाँ पर केवल श्वेत एवं श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया जाता है, वर्ण शून्यता कहलाती है। वर्णों में कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं, रंगत, बल और सघनता। रंगत क्या है? जैसे ह्यू कहा जाता है। वर्ण का गुण होता है स्वभाव या प्रकृति, रंगत कहलाती है। मुख्य रंगतें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। यहाँ पर हमारे
पीली, लाल और नीली होती है। बल तथा मान क्या है? इसे रंग का हल्कापन या गहरापन कहा जाता है। सघनता अथवा घनत्व क्या है? घनत्व तथा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा वह उतना ही घनत्व अधिक होगा। ठीक है। अग्रगामी रंगतें किसे कहा जाता है? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करती है उसे अग्रगामी कहा जाता है। जैसे कि लाल इसीलिए लगाई जाती है लाल झंडी रेलवे स्टेशन में। ठीक है। लाल तथा बैंगनी रंग में आगे क्या था? सॉरी, लाल तथा बैंगनी रंग में आगे कौन सी किरणें होती हैं? लाल के आगे जो होती है वो इंफ्रारेड और बैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जिसे मानव देख नहीं पाते हैं। ठीक है। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? तो वो होता है विरिडियन, प्रथम श्रेणी का है। तान क्या होता है? तान जो है रंगत में हल्के या गहरेपन को कहा जाता है तान। प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं? सक्रिय तथा सहायक अंतराल में तान की मात्रा क्या कहलाती है? प्रकाश कुंजी। चित्र में तान का प्रयोग किससे होता है? संपूर्ण चित्र में होता है। बल का विचार किसमें किया जाता है? रंगों में किया जाता है। तान का प्रयोग किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को आकर्षण लगता है? तो संगतपूर्ण वर्णक्रम। ठीक है। किस विधि से निर्मित चित्र में तान का प्रयोग संभव नहीं है? रेखा चित्रों में तान मुख्य भेद कौन से हैं? प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया प्रकाश। ठीक है। किस रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला दीजिए, सघनता कम हो जाएगी। सफेद मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहा जाता है? टिंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। अब देखिए बोथ, वयन, टेक्सचर या धरातल क्या होता है? बोथ क्या है? धरातल की बनावट या अनुभूति या गुण कह सकते हैं। वयन तथा टेक्सचर क्या है? धरातलीय बनावट है। किसी भी वस्तु को स्पर्श करके हम पोत से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का पोत है या धरातल है। कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? उसे पोत कहा जाता है। पोत का अनुभव कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो चाक्षुष मतलब नेत्रों के द्वारा आप देख सकते हैं और दूसरा होता है स्पर्श से आप छुएंगे तो पता चल जाएगा, अनुभूतिजन्य कहा जाता है। पोत के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक प्राप्त होता है मतलब अवेलेबल, गिवन या फाउंड, और कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल बनाया जाता है, सृजन जो क्रिएटेड होता है। ठीक है। आगे आते हैं स्पर्श ज्ञान क्या है? स्पर्श ज्ञान है धरातल की बुनाई को छूने पर जो ज्ञान होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहा जाता है। इनमें से धरातलीय वयन नहीं है, तरल द्रव्य, ये पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है। प्राप्त या वयन या पोत की मौलिकता सबसे अधिक किसमें अनुभव की जा सकती है? वास्तु में की जा सकती है। वयन की सबसे अधिक विविधता किसमें दिखाई जा सकती है? कोलाज में। वयन का संबंध किससे है? वस्तु की बाहरी त्वचा या परत से है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? सांकेतिक जो है वो पोत का नहीं है। तो चलिए यहाँ तक ही था हमारा, और अब हम सारे जितने भी कला के प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके कि आप इन्हें कर पा रहे हैं या नहीं। पहला है एक ही स्थान में विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? जब एक ही स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाएंगे तो क्या कहेंगे? एक पुंजी रेखाएं कहीं जाएंगी। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले के पूरक और विरोधी रंग कौन से होते हैं? नारंगी है यहाँ पर। ठीक है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव से चित्र की रचना संभव नहीं है। अभी पढ़ा हमने धरातल के अभाव से चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम होते हैं। कि किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? इससे और इसकी प्रमाण कहलाता है। चित्र में रेखा है। चित्र में रेखा क्या है? एक आकृति को रूप देती है, भाव पैदा करती है, चित्र को भारतीय। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी है। ठीक है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। किसका महत्व अधिक है? रेखा का महत्व अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आकृति से स्पष्ट होता है क्या? स्पष्ट होता है आकृति से। आकृति से स्पष्ट होता है भाव भी, रूप भी, लय भी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चित्र में प्रमाण आता है। किससे आता है चित्र में प्रमाण? रंग से आएगा, रेखा से आएगा, लय से आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। ओके। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है क्या? स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है, कला की स्थिति है। कला की स्थिति क्या है? तो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण जो चित्रण होता है वही कला है। चित्रकला में किसका महत्व है? चित्रकला में जो महत्व है वो है रेखा
किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो ग्रे रंग हम किस किस को मिलाते जो बन जाएगा? जब हम काला प्लस सफ़ेद मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। कौन सी रेखाएं हैं जो आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं? लंबवत रेखाएं जो होती हैं वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। प्रभावी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? प्रभावी रेखाएं जो दर्शाती हैं वो गति को दर्शाती हैं। जितने भी आगे क्वेश्चन है मैं इस वीडियो को नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जितने भी अभी क्वेश्चन बाकी हैं लगभग इनके सबके हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं करा दूंगी, ओके, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगी। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को इंक्लूड किया गया है। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।